बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। सैयद सज्जाद शाह अल-मारूफ फत्तू शाह 60 की दहाई में कुल्लेवाल सईदा तहसील खारियां ज़िला गुजरात में पैदा हुए। कुल्लेवाल सईदा लाला मूसा से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है। सैयद सज्जाद शाह अल-मारूफ फत्तू शाह के वालिद सैयद अनायत शाह गांव के नंबरदार और असर रसूख वाले थे। सैयद अनायत शाह नंबरदार के 5 बेटे थे जो कि सैयद साबर हुसैन शाह, सैयद अब्बास शाह, सैयद सादक हुसैन शाह, सैयद सज्जाद शाह अल-मारूफ फत्तू शाह और सैयद रियाज शाह थे। सैयद सज्जाद शाह अल-मारूफ फत्तू शाह के सबसे बड़े भाई सैयद साबर हुसैन शाह का दुबई में बिजनेस था और वो पाकिस्तान आते जाते रहते थे। इस ख़ानदान की सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सैयद साबर हुसैन शाह और हाजी असगर कायरा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा के चचा हैं और बेनज़ीर के करीबी साथियों में शुमार होते थे। ये 6ठी जमात से क्लास फेलो और गहरे दोस्त हैं जो कि इस्लामिया स्कूल लाला मूसा में इकट्ठा पढ़ते थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक सरबराह जुल्फ़कार अली भुट्टो जब पहली बार गुजरात आए थे तो सैयद साबर हुसैन शाह ने उनका कुल्लेवाल सईदा और हाजी असगर कायरा ने लाला मूसा में वालिहाना इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से पहला इलेक्शन उस इलाके में MNA का हाजी ज़मान कायरा जो कि कमर ज़मान कायरा के वालिद थे उन्होंने लड़ा था और उसके बाद MNA का इलेक्शन हाजी असगर कायरा ने लड़ा था। चौधरी अकरम कायरा जिनके बेटे चौधरी तोकीर कायरा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शहीद हुए थे, उनके भी ताल्लुकात सैयद साबर हुसैन शाह से बहुत करीबी थे। सैयद सज्जाद शाह अल-मारूफ फत्तू शाह के भाई सैयद अब्बास शाह डेरेदार और दीगर तमाम मामलात देखते थे। जो भी इनके पास इमदाद के लिए आता वो उसकी दाद रसी करते थे, जिसकी वजह से वो अपने इलाके में लोगों की मदद करने के हवाले से शोहरत रखते थे। गढ़ी अहमदाबाद में सैयद अब्बास शाह के गांव के एक आदमी की 4 मुरब्बा अराजी पर कब्जा हो गया। वो शख्स सैयद अब्बास शाह के पास आया और सारा मामला बयान किया। सैयद अब्बास शाह ने अपने साथियों के हमरा बेलौस वो कब्जा छुड़वा कर दिया और उस शख्स को उसकी ज़मीन वापस दिलवाई और उनको उसकी ज़मीन पर बिठाया। वो आज भी अपनी उस जगह पर मौजूद है। लाला मूसा में भत्ता माफिया ने एक दफ़ा ताजरों की दुकानों पर ताले लगवा दिए कि सिर्फ उसकी दुकान खुलेगी जो भत्ता देगा। सैयद अब्बास शाह ने भत्ता माफिया से ताजरों की जान छुड़वाई और लोगों की दुकानें खुलवाई थीं, जिसकी वजह से ताजर बरादरी सैयद अब्बास शाह की बहुत मशहूर थी। इसी तरह अब्बास शाह के एक दोस्त की हमशीरा अब्बास शाह के पास आईं और कहा कि उन्होंने एक सुनियारे को सोने का सेट दिया था। उसका जितना वज़न था अब वो सुनियारा उनको कम वज़न का सेट वापस दे रहा है और बेईमानी कर रहा है, जिसकी वजह से जब मैंने उसे कहा कि मेरा वही सेट वापस कर दो तो उसने मुझे बुरा भला कहा और बदतमीज़ी की है और सेट भी वापस नहीं किया, जिस पर अब्बास शाह ने उस सुनियारे की दुकान से सारा सोना उठाया और उस खातून के हवाले कर दिया। बाद में जब वो सुनियारा अब्बास शाह से डेरे पर माजरत करने आया तो अब्बास शाह ने कहा कि तुमने उस खातून का हक खाया है, माफ़ी उससे मांगो, अगर वो माफ़ करती है तो अपना सोना वापस ले लो। इस तरह के और बहुत से वाक़यात थे जिनकी वजह से इनकी दुश्मनी मुख्तलिफ ग्रुपों से शुरू हो गई थी। एक दफ़ा सैयद अनायत शाह के पास करीबी गांव से कुछ बंदे आए और उन्होंने कहा
کہ 2 लड़कों ने उनकी बेटी से ज्यादती की है। इस बात का इल्म जब फत्तू शाह को हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 बरस थी। फत्तू शाह ने उन दोनों लड़कों को उठाकर डेरे पर ले आए और उनको कड़ी सज़ा दी। इसके अलावा जिस गरीब से भी ज़्यादती होती तो फत्तू शाह उसकी हमायत में खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत और दुश्मनों में इजाफा होता गया, जिसकी पादाश में फत्तू शाह के भाई सैयद अब्बास शाह को कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या सन 1984 में पेश आया, जिसने फत्तू शाह के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला और वो इंतकाम की आग में जलने लगे। फिर एक दिन फत्तू शाह ने अपने भाई अब्बास शाह के कत्ल का बदला लेते हुए उस आदमी को कत्ल कर दिया जिसने अब्बास शाह को कत्ल किया था और इश्तिहारी हो गए। फत्तू शाह तकरीबन 5 साल इश्तिहारी रहे। उनके करीबी दोस्तों में बाबा हनीफ शाह, चक मेमोरी, मंडी बहाउद्दीन, फजल करीम, अल मारूफ करीमा, चेचियाँ वाला, आबिद शाह, केरा वाला थे। फत्तू शाह ने अपने दोस्तों की दुश्मनियों में भी उनका साथ दिया, जिसमें बहुत से अफराद कत्ल हुए थे। फत्तू शाह का एक दोस्त आज़ाद कश्मीर से था, जिसके भाई को मुखालफिन ने कत्ल कर दिया था, जिसका बदला फत्तू शाह ने आज़ाद कश्मीर जाकर लिया था। फत्तू शाह के एक दोस्त को समुंदरी फैसलाबाद के एक एमपीए ने कत्ल करवा दिया था, जिसकी वजह से फत्तू शाह ने उस एमपीओ को कत्ल करके अपने दोस्त का बदला लिया। इसी तरह एक एसएचओ ने चंद खवातीन से बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से फत्तू शाह ने उसकी बेल्ट उतार कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उसे मुअत्तल करा दिया था। गुज्जर खान के एक मशहूर ट्रांसपोर्टर की तकरीबन 60 बसें चलती थीं। एक बस ड्राइवर से फत्तू शाह के एक दोस्त का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से फत्तू शाह ने उसकी तमाम बसें अपने डेरे पर खड़ी करके उन पर पेंट कराकर उस पर फत्तू शाह ग्रुप लिखवा दिया था। फिर वो ट्रांसपोर्टर खुद डेरे पर आया और माजरत की, जिसके बाद बसें वापस कर दी गई थीं। इस तरह के फत्तू शाह के और भी बहुत से मशहूर वाक़यात हैं। उस दौर में लाला मूसा, खारियाँ और गुजरात के तमाम अड्डों के ठेके फत्तू शाह के पास थे और भिंबर में रेत के ठेके भी फत्तू शाह के हाथ में थे। फत्तू शाह अपने 5 साला इश्तिहारी दौर में से 1 साल दुबई भी रहे और वापस आकर वो पेश हो गए और तकरीबन 1 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो गए और अपने भाई अब्बास शाह की जगह डेरेदारी और दुनियादारी के मामलात देखने लगे। फिर इलाके के लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर आने लगे, जिनको वो हल करवाते। इसी दौरान फत्तू शाह ने एमपीए का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसका इलाके के लोगों ने खैर मकदम किया। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ग्रुपों से जो दुश्मनियाँ चल रही थीं वो भी अपने अरूज पर थीं। मुखालफिन ने सोचा कि फत्तू शाह पहले ही लोगों में इतना मकबूल है और इसका असर व रसूख भी है, अगर ये इलेक्शन जीत गया तो इसका ना सिर्फ असर व रसूख मज़ीद बढ़ जाएगा बल्कि इसकी ताकत में भी इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से मुखालफिन ने फत्तू शाह को सन 1994 में कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इस ख़ानदान की दुश्मनी अभी चल रही है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी मुखालफिन से जल्द सुलह हो जाए और सारे मामलात हल हो जाएं और सब अमन व सुकून से रहें। आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं
जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।